नाजरीन, ये प्रोग्राम कार्डिक पेशेंट्स के लिए प्रोग्राम उनकी आगाही के लिए है और हर मंडे को ये लाइव 6 से 7 के दरमियान पेश किया जाता है। और ये प्रोग्राम का शुरू करने का मकसद भी यही है और काफ़ी अरसे से ये K2 के ऊपर लाइव पेश किया जा रहा है ताकि दिल के मरीज़ों को गाइडलाइन दी जा सके और उनको बताया जा सके कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिनको रख कर वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के अंदर इस बात को भी जोर दिया जाता है कि कार्डिक एमरजेंसीज़ को कैसे डील किया जाए और अगर घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको दिल का इमरजेंसी हो गई है, हार्ट अटैक की सूरत में या किसी और सूरत में ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा शूट कर जाना, तो ऐसी सूरत में क्या फ़र्स्ट एड का इस्तेमाल किया जाए ताकि फौरी तौर पर मरीज़ को अस्पताल भी पहुंचाया जा सके और उनको हमेशा के नुकसान से भी बचाया जा सके। कार्डिक की बीमारियां अनफॉर्चुनेटली जब इमरजेंसी होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं और अगर उनको सही तरह मैनेज ना किया जाए तो मरीज़ उस जान से भी हाथ धो सकता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि किसी को दिल का मसला हो रहा हो तो उस बात को रिकग्नाइज़ करना कि इनको दिल का मसला हो रहा है और उसका क्या बेस्ट हल और फौरी तिब्बी इमदाद कैसे हासिल की जा सकती है, उसके ऊपर आगाही का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा नाजरीन, इस बात पर भी बहुत ज़ोर दी जाती है और अब शायद करिकुलम में भी गाए बगाए बच्चों को और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है कि कोई अगर फ़ौरन बेहोश हो जाए और जिसकी दिल की धड़कन या हरकत रुक जाए तो उस सूरत में कैसे CPR की मदद से मरीज़ को रिवाइव किया जा सकता है और उनको वो कीमती टाइम बचाया जा सकता है जब तक एमरजेंसी सर्विसेज आप तक पहुंचती हैं और मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि वही चंद लम्हे होते हैं कि अगर उनको वेस्ट कर दिया जाए और वो ज़ाया हो जाए तो फिर मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इस आगाही को हम मज़ीद भी पहुँचा सकें और आपको प्रोग्राम में इस अच्छी मालूमात मुहैया कर सकें। हमारे नाजरीन टेलीफ़ोन नंबर है 051-945-0030। हम कोशिश करेंगे आज हम कॉल्स ले सकें, कुछ प्रॉब्लम है लाइंस के अंदर मौसम की वजह से, मगर अगर हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी कॉल्स को भी एंटरटेन कर सकें। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप इस वक्त हेड कर रहे हैं एक इदारे को, मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चर्च-ए-ज़ाद इस्लामाबाद। इससे पहले आप बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं कार्डियोलॉजी की फील्ड में। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी के। आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के कमांडेंट रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, हम जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया कि दिल की एमरजेंसीज़ टाइम नहीं देती और अगर उसको फौरी रिकग्नाइज़ ना किया जाए और मरीज़ फौरी तौर पर फ़र्स्ट एड ना हासिल करे तो मरीज़ अपनी जान से चले जाते हैं। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आई थिंक वो जो पहला टाइम होता है जिस वक्त सिम्टम्स शुरू होते हैं और हार्ट अटैक शुरू होता है वो बड़ा आम होता है और वो चंद फ्यू मिनट जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं कि आप फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, या फिर अगर घर में उसके, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया हुआ था कि एक एमरजेंसी किट है, वो एमरजेंसी किट घर में मौजूद हो तो आप अपनी ट्रीटमेंट घर से ही शुरू कर सकते हैं। उस एमरजेंसी किट में जो है वो एक एंजिसिड है जो ज़ुबान की रखने वाली गोली है, एक डिस्प्रिन है जो कि उसी वक्त चबा के आपने खानी होती है, या सॉल्युबल एस्प्रिन हो तो उसमें हल करके आप पी लें, और तीसरा होता है पैच जो कि आप डेफिनेट पैच या GTN पैच होता है जो कि आपने सीने पर लगाना होता है, जो आजकल पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। ये चीज़ें अगर आप घर से शुरू कर दें और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ें तो एटलीस्ट आपकी ट्रीटमेंट घर से शुरू हो जाती है। और जो शुरू में जो प्रॉब्लम होते हैं कि जिसमें से कार्डियक अरेस्ट और रिदमिया और बाकी मसले हो सकते हैं, कि उससे आप बच सकें और फिर बाकी जो ट्रीटमेंट आप पहुँचे हॉस्पिटल में तो शुरू हो जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो ये है कि जब आपको चेस्ट पेन हो और आपको पता हो कि प्रॉब्लम हुआ गया तो आप सारे काम छोड़ दें और लेट जाएँ। फिज़िकली आपकी एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए और आपको बिल्कुल मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें यह है कि जो घर में, जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया हुआ है कि तकरीबन हर घर में कोई ना कोई दिल का मरीज़ तो होता है और घर में एंजिसिड की टैबलेट तो होती है, डिस्प्रिन भी होती है, तो हर घर में एंजिसिड और डिस्प्रिन ज़रूर होनी चाहिए। और अगर पैच मिल जाए तो वो पैच भी अपने पास रख ले और इस तरह की कोई इमरजेंसी होती है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। लेकिन ये तो ही इमरजेंसी की बात,
होता ही है कि इस इमरजेंसी से पहले आपको वार्निंग सिम्टम मिल रहे होते हैं, आपको अलामात आ रही होती हैं, आपको सीने में दर्द हो रहा होता है और आप उसे लिफ्ट नहीं कराते, आपकी जो है वो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, आपको कई दफ़ा नाजिया मतली होती है, कई दफ़ा कमज़ोरी होती है, कई दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ होती है, कई दफ़ा सांस फूल जाती है। ये सारे सिम्टम ऐसे हैं जो हार्ट अटैक की अलामात हैं, और जब आनी शुरू हो जाए तो आपका उसी वक्त माथा जो अटकना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ है और मैं इससे पहले कि हार्ट अटैक आए मैं डॉक्टर से ज़रा चेक करवा लूँ, और अगर कोई ऐसी कोई चीज़ है पहले जो है डायग्नोज हो जाए ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए और उस एमरजेंसी की हालत में अस्पताल ना जाऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या घर वाले भी परेशान हो, खुद भी बंदा परेशान हो जाता है। तो इसलिए जब आपके पास ये अलामात हो कि सीने में दर्द हो जाए, गले पे दबाव आ जाए, जबड़े पे दबाव आ जाए या बाजू में दबाव आ जाए, या कई दफ़ा एक हार्ट अटैक ऐसा भी होता है जिसमें सीने में कोई दर्द नहीं होता, पेट में दर्द होता है और मतली और वॉमिटिंग वगैरह होती है, उस सूरत में आपको जो है वो फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए ताकि आपके टेस्ट हो जाए, पता चल जाए। और जो ही आप किसी जगह पे पहुँचते और अगर आपकी ईसीजी में चेंजेस है तो चंद एक टेस्ट है जिसमें ब्लड टेस्ट है और इको वगैरह है वो हो जाती है, और इस हालत में ईटीटी वगैरह तो नहीं होती, लेकिन जो पहली चीज़ जो करने वाली ज़रूरत होती है वो एंजियोग्राफी होती है कि आपकी एंजियोग्राफी हो जाए। या एंजियोग्राफी ऐसा टेस्ट है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं, जो कि 100% बता देता है कि कितनी नालियाँ बंद हैं और इस मरीज़ के लिए कौन सा इलाज बेहतर है, क्या दवाइयों से ये ठीक हो सकता है, इतनी बीमारी कम है, या इतनी टाइट है कि स्टेंट डल सकते हैं, या स्टेंटों से भी ऊपर की बात है और उसे बाईपास की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो है उस एंजियोग्राफी टेस्ट के बाद जो है वही मुमकिन। तो इसलिए मरीज़ को आज तक जो बड़े शहर हैं हमारे, वहाँ पे हर जगह पे फैसिलिटी मौजूद है एको इसकी एंजियोग्राफी की और सीसीयूज़ की, वहाँ पे अगर चले जाएँ, अगर एंजियो की ज़रूरत हुई तो एमरजेंसी में फ़ौरन एंजियोग्राफी, और जिसे हम प्राइमरी पीसीआई या एमरजेंसी हार्ट अटैक वाली जो एंजियोप्लास्टी करते हैं वो एंजियोप्लास्टी हो जाती है और नाली 100% खुल जाती है और उसका मैक्सिमम जो फ़ायदा मरीज़ को होता है और डैमेज जो है वो कम से कम मिनिमम हो जाता है। सर आज हम यही जैसे हम इमरजेंसी में चाहूँगा थोड़ा सा हम फॉर्मेट डिफरेंट कर लें और मैं अब 2-4 सिनेरियोज बना के अगर आपको पेश करूँ, आप उसमें बता सकें कि फ़र्स्ट आप उसमें सूरत हाल में अटेंडेंट्स को और मरीज़ों को क्या करना चाहिए ताकि उनका बेस्ट इलाज हो सके, और ये भी आगाही समझ आए लोगों को कि ऐसी सूरत हाल में मरीज़ की जान कैसे बचाई जा सकती है। तो सर अगर कोई आपको नज़र आए कि कोई बेहोश हो गया है और सांस नहीं ले रहा और कोलैप्स स्टेट में आपको मिल गया है, रोड पे मिल गया, आपका घर वाला है, रात को कोई आपको नज़र आता है कि उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया है और वो बोल नहीं सक रहे हैं और बेहोश हैं बिल्कुल और सांस रुक गई है और जैसे जान चली गई है, इस किस्म की सूरत हाल में कोई मिल जाता है तो फर्स्ट रिस्पांस क्या होना चाहिए उस सूरत में? जो हर कोई बेसिक रिस्पांस क्या है? देखें, सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो नब्ज़ देखेंगे नब्ज़ है कि नहीं है, फिर कान अपना जो है वो नाक के पास लेके जाएं, देखें मरीज़ सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर सांस नहीं ले रहा और नब्ज़ भी नहीं है इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया। और जो पहली चीज़ आपने जो करनी है वो CPR है कि आप फ़ौरन वो छाती के ऊपर, आई थिंक CPR की डेमोन्स्ट्रेशन जो है हर एक को पता होना चाहिए और घर वालों को भी सीखना चाहिए, और जो लोग रास्ते में चल रहे हैं बहुत सारे मेजॉरिटी लोग उन्हें भी पता होना चाहिए, ताकि वो CPR बहुत सारे लोगों को वापस लेके आता है। वो जब आप प्रेस करते हैं तो कई दफ़ा जो आपके वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, किडनी है, जहाँ पे खून पहुँचना चाहिए वो आपके प्रेस करने से वो पहुँचते हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, और कई दफ़ा हार्ट भी चलना शुरू हो जाता है, वापस रिदम उसका आ जाता है। तो वो उन्हें चाहिए कि वो वाला शुरू कर दे, और वो शुरू करते हुए जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, गाड़ी है, रिक्शा है, कुछ भी है, वो फ़ौरन, या आजकल तो 1122 जो है वो रेस्क्यू की जो बहुत अच्छी एम्बुलेंसेज हैं और वो रिस्पॉन्ड भी बड़ी जल्दी करते हैं। ये 15 वाले हैं, इन्हें आप करें ताकि वहाँ से फ़ौरन जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट करें। लेकिन रास्ते में वो जो CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो वाली जो है साथ साथ चलती रहना चाहिए। और मेरा लोगों को यही मशवरा होगा कि आप जो है हम आई थिंक एक प्रोग्राम हम ऐसा करेंगे जिसमें हम CPR करते हुए दिखाएं और लोगों को पता हो कि क्या करना है। जहाँ जहाँ आपको मौका मिले हॉस्पिटल में CPR सीखने का, वो CPR सिखाया जाए। आपके जो 1122 वाले हैं ज़्यादातर उनको CPR का पता है, वो CPR कर सकते हैं। इसी तरह जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनके जो एम्बुलेंस स्टाफ है और या ड्राइवर्स हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है उन सबको पता है, वो ये सारी प्रोसीजर कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है और फ़ौरन जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे जाए, तो हो सकता है कि उस मरीज़ की जो है वो जान बच जाए। सर कई दफ़ा ऐसे होता है, ये तो इमरजेंसी में किसी को कोई सांस नहीं ले रहा, नंबर 1 स्टेप किसी की जान बचाने के लिए जब तक
एम्बुलेंस नहीं आती, आपने 1122 कॉल कर दी है 5-10 मिनट, तब तक आप उस बंदे को मसनूई तरीके से दिल के ऊपर दबा के उनकी सर्कुलेशन को बहाल रख सकते हैं जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती। सर कई दफ़ा रात को ऐसे महसूस होता है या किसी टाइम भी दिन के किसी हिस्से में किसी को एकदम से शदीद छाती में दर्द शुरू हो जाता है और साथ पसीने आने लगते हैं, ये दर्द बाजू में जा रहा है या जबड़े में जा रहा है या कमर की तरफ जा रहा है और शदीद दर्द है और बहुत ज़्यादा दर्द है। आप थोड़ा सा जवाब इसका दे चुके हैं पहले भी, लेकिन ये आम सिनेरियो है, आम तौर पे ये इमरजेंसी एकदम से बनती है और वो दर्द ख़त्म नहीं होता और उससे तबीयत मतली की कैफियत होती है और काफ़ी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। आम तौर पे ऐसा दर्द होता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ होता। और इस तरह अगर ऐसी सूरत हो तो क्या ये हार्ट अटैक और फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए सर? जी जी, उसमें ये बड़ा ज़रूरी, जैसे फर्स्ट एड आपने इमरजेंसी किट का बताया कि एंजेसिड जो हो, दर्द हो रहा है तो ज़ुबान के रखें, डिस्प्रिन फ़ौरन चबा के खा जाएं और फ़ौरन अस्पताल की तरफ चले, बगैर कोई टाइम ज़ाया करिए। जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है फ़ौरन, जो नियरेस्ट, मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कौन सा नज़दीक तरीन अस्पताल है जहाँ पे अगर दिल की या फॉर दैट मैटर कोई भी एमरजेंसी है तो वो पहुँच सकते हैं, और क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से जो नज़दीक तरीन अस्पताल है वहाँ पे ले जाना चाहिए और वहाँ पे जाके जो अपने डॉक्टर थे उनको हिस्ट्री बता के, ताकि उसकी एमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ पे फ़ौरन शुरू हो जानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो हैं जिनको CPR करते हैं वो बच जाते हैं, जो इस तरह की हालत में होते हैं, कोलैप्स होता है, कई दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, आपका रिदम ख़राब होता है, हार्ट तेज़ी से जो है बीट करना शुरू करता है और कई दफ़ा ऐसे क्योटिक तरीके से वो बीट करता है कि उसमें से पल्स भी नहीं आ रही होती और तो ब्रेन को भी ब्लड जो है नहीं जा रहा होता और मरीज़ कई दफ़ा बेहोश हो जाता है, लेकिन उसका दिल चल रहा होता है। ये जो पेशेंट होते हैं इसमें टाइम बड़े इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी इनको वहाँ पे CCU में लेके चले जाएं, हॉस्पिटल में लेके चले जाएं, ताकि मॉनिटर लगे और कहीं अगर आपको शॉक की ज़रूरत है तो वो फ़ौरन शॉक दिया जाए और मेडिसिन जो IV लाइन मेंटेन किया जाए और मेडिसिन उन्हें दी जाए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वही वाली आपकी बात है कि पहले सिम्टम्स को पहचानना और फिर शक करना कि ये दिल की तकलीफ़ है, आपको ये पता होना चाहिए और बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फ़ौरन। कई दफ़ा होता है कि रात को लेट होता है, सारे सोए होते हैं, सुस्त होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये खुद ही ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, नहीं है। लेकिन जब आखिरी स्टेज आती है, जब दिल रुक जाता है या सांस फूल जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, लंग्स में पानी पड़ जाता है, फिर आप चलते हैं, लेकिन वो फिर जानलेवा साबित हो सकता है और वो हो सकता है उस कंडीशन से पेशेंट वापस ना आए। तो रात को जो भी दर्द आपको जगा दे और आपको नींद से उठा दे वो इमरजेंसी वाला दर्द है, वो हार्ट वाला दर्द है। आपको फ़ौरन अस्पताल की तरफ भागना चाहिए ताकि वहाँ पे फ़ौरन आपकी ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ पे शुरू हो सके। सर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हम कोशिश कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में कि आपको उन एमरजेंसी से आगाह किया जाए जिनकी फौरी इलाज की ज़रूरत होती है, और ये दिल की बीमारियों में एमरजेंसी का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसको सुनने की ज़रूरत है कि अगर आप में से किसी को या खुदा न खास्ता इर्द गिर्द में कुछ इस तरह का वाक़या पेश आए तो आप लोग बेस्ट प्रिपेयर्ड हों और उसका बेस्ट रिस्पांस दे के मरीज़ की जान बचा सकें। सर आपने बड़ा अच्छा अभी डिटेल में हमें 2 एमरजेंसीज़ का बताया। एक और एमरजेंसी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ऐसे वाक़या पेश आता है कि अचानक छाती में दर्द उठता है और बड़ी ज़ोर के दबाव आता है। वो कोई ख़बर सुनने से हो सकता है, कोई एक्टिविटी करते हुए, कोई स्ट्रेसफुल गुस्सा करते हुए अचानक गुस्सा आता है, साथ एकदम से दर्द का एहसास होता है, जैसे छाती पकड़ी गई है, वज़न आ गया, ऊपर बोझ आ गया। तो इस सूरत में और फिर वो कुछ देर रहने के बाद थोड़ा हल्का होना शुरू हो जाता है और उसकी शिद्दत थोड़ी कम हो जाती है और कई दफ़ा लोग उससे रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद दर्द था और गुजर गया और शायद मैं ठीक हूँ। तो ऐसी सूरत में क्या ये दिल का दर्द होता है और इसमें क्या करना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आई थिंक ये आपको एक वार्निंग मिल रही होती है कि कोई बड़ा हार्ट अटैक आने वाला है और ये उसकी वार्निंग थी। अगर उस वक्त तो वो ठीक हो गया कुदरती तौर पे, तो ये आपको अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी कि आप इस टाइम में रिएक्ट करें और फिर जाके डॉक्टर को दिखा लें या अस्पताल में दिखा लें। कोई भी टाइम है तो किसी भी दिल वाले अस्पताल की इमरजेंसी में चले जाएं ताकि एक दफ़ा आपकी ECG, आपके ब्लड टेस्ट हो जाए
और दिल वाला जो है शक निकल जाए। और अगर किसी वजह से आपके, वैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल भी आ जाती है और डॉक्टर साहब कहते हैं जी नहीं आप बिल्कुल ठीक है ये मसला, लेकिन आपको ऐसा दर्द हुआ था जिसने आपको हिला के रख दिया और आपको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मौत आने वाली है और प्रॉब्लम हुआ और सीने पे दबाव आ गया, सांस रुक गया, ये दिल की तकलीफ है। डॉक्टर साहब जो मर्जी है कहते रहे कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ हुई थी, इसको ज़रा फिर गौर से देख ले और कोशिश ये करें कि डॉक्टर साहब आपको अगले 24 घंटे के लिए वहाँ पे रोक लें और उसके जो टेस्ट हैं जो कुछ चंद घंटों के बाद होते हैं, चंद घंटों के बाद ईसीजी हो रही है, वो सारे के सारे हुए, क्योंकि उस वक्त हार्ट अटैक हो रहा होता है जो ईसीजी पे नहीं आ रहा होता, हार्ट अटैक हो रहा होता है जो आपके ब्लड टेस्ट में नहीं आ रहा होता। तो अगर आप हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए रुक जाए तो अगले जो चंद घंटों में वो ईसीजी करेंगे या ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें हो सकता आ जाए और आप एक मेजर हार्ट अटैक से बच जाए। लोगों के साथ ये भी हुआ है कि इमरजेंसी में गए हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा जी ईसीजी भी ठीक है, ब्लड टेस्ट भी ठीक है, उस वक्त इवॉल्व हो रहा था, उस वक्त हार्ट अटैक किसी जगह पे डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा था, ईसीजी भी नहीं आ रहा था, खून में भी नहीं आ रहा था, घर जाकर उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो डेथ हो गई। तो इसलिए जहाँ मरीज को ये सिम्टम्स हों और कहें जी ईसीजी ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है और आपका जो है वो ड्रॉप आई की है वो भी ठीक है, तो कभी अस्पताल से बाहर ना निकले। आपको झटका लगे, वो झटका किसी वक्त दोबारा आ सकता है। 24 घंटे के लिए उन्हें कहिए कि हमें बेशक ऑब्जर्व कर ले, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, वो ऑब्जर्व करके उसके बाद अगर वो तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि वहीं पे होता ही है कि जब भी आप किसी इमरजेंसी में जाते हैं तो जो आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है वही ट्रीटमेंट होती है और बहुत सारे ब्लड को थिन करती है और चलते हुए एक हार्ट अटैक और रोक लेती है। तो इसलिए वहाँ पे रहना रुकना आपके लिए बहुत ज़रूरी। कई दफ़ा मरीज़ को जल्दी होती है, कई दफ़ा डॉक्टर को जल्दी होती है, बेड नहीं है, चले टेस्ट ठीक आ गए और वापस भेज दें, लेकिन वो पहले जो 12 घंटे हैं वो बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्योंकि उसमें से कुछ भी हो सकता है, आप ठीक भी हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपका दिल भी बंद हो सकता है और मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए जब इस तरह के सिम्टम्स हो तो अस्पताल ना छोड़ें, 12 घंटे के लिए रुक जाए ताकि आपके बार बार बाकी टेस्ट होकर एक दफ़ा शक निकाल लिया जाए। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि ईसीजी भी नॉर्मल होती है या उसमें इतनी माइनर तब्दीलियाँ होती हैं कि कई दफ़ा आमतौर पे पेरीफ्रीज में जहाँ लोगों का एक्सपोजर, डॉक्टर्स का एक्सपोजर भी इतना नहीं होता, मिस कर देते हैं। और इससे मैं सर एक और सिनेरियो पेश करना चाहूँगा कि अगर एक कोई मरीज़ है और आमतौर पर मैदे में शदीद दर्द होना और उलमतली की कैफियत का एहसास होना और ऐसे लगना जैसे पेट में कुछ गड़बड़ है और ऊपर वाले हिस्से में कोई तकलीफ़ हो रही है और साथ दिल बहुत ख़राब हो रहा है और शायद पसीने भी आ रहे हैं, कोई हार्ट अटैक इस तरह भी हो सकता है सर? जी जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ये हार्ट अटैक वो वाला है जो हमारे अपने डॉक्टर्स भी, इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स भी मिस करते हैं और किसी और आम डॉक्टर के पास, जीपी के पास चले जाए तो वो भी मिस करता है कि ये तो मैदे की कोई तकलीफ लगती है, हालांकि वो हार्ट अटैक हो रहा था। एक स्पेशल हार्ट अटैक है जिसे इंफीरियर एमआई हम कहते हैं, उसका दर्द कई दफ़ा छाती में नहीं होता, सिर्फ पेट में दर्द होता है और आपको लगता है कि आपकी सांस रुक रही है और कई दफ़ा मतली होती है और वॉमिटिंग होती है और उसको हशक कर देते हैं कि ये तो मैदे की कोई तकलीफ है, दिल की तकलीफ नहीं है, ईसीजी भी नॉर्मल आ रही होती है। ये भी हार्ट अटैक एक टाइप है जिसको किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आपको जब वो पेट वाला दर्द जो आपकी सांस रोकते, जो आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, कमज़ोरी महसूस हो जाए, इसका मतलब है कि ये हार्ट अटैक आ रहा है और फ़ौरन हार्ट वाले हॉस्पिटल में जाएं जब तक वहाँ पे पता ना चले कि ये चीज़ें ठीक ठाक है और उन्होंने ऑब्जर्व किया, आपकी ईसीजी भी ठीक है, ब्लड टेस्ट भी ठीक है और आपको डिटेन भी कर लिए, जब तक तसल्ली ना होगी कि हार्ट नहीं था उस वक्त तक आपको अस्पताल से नहीं आना चाहिए। ये एक तरह के हार्ट अटैक होते हैं। और ये जब ये पेट में दर्द आए, कई दफ़ा होता है कि आपको ऐसे बैठे बैठे अचानक आ जाता है, रात को सोए हो आ जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं फ़लाँ चीज़ मैंने खाई थी और उसकी वजह से इतना हो गया हो, लेकिन वो जो ख़त्म ना हो रहा हो और आपको पसीने, ठंडे पसीने आ रहे हैं और लगातार, फ़ौरन अस्पताल पहुँचे। और कई दफ़ा आपको पेट में दर्द होता है कि जब आपको एग्जर्ट करते हैं, यानी आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ज़ोर का काम करते हैं, कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, जो ही आप छोड़ देते हैं, रेस्ट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। ये भी दिल की तकलीफ़ है। इसके लिए जी आपके जो है डॉक्टर साहब के पास जाके ये पूरे के पूरी जो आपकी हिस्ट्री है, सिम्टम्स हैं, ये सारे बताने चाहिए ताकि उस पर वो क्लिनिकल अपना डायग्नोसिस कर सकें और बाकी जो चीज़ें हैं वो टेस्ट से कंफर्म करें कि क्या ये दिल की तकलीफ़ है कि नहीं है। ठीक है सर, आपने बहुत डिटेल से बताया और
बहुत से हार्ट अटैक की किस्में हमने डिस्कस की कि जिसमें फ़ौरन हस्पताल में पहुंचना ज़रूरी है और डिस्प्रिन और की गोली चुबा लेनी और एनजीसेड ज़बान के नीचे रख लेनी बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। सर कई दफ़ा ऐसे शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें दर्द नहीं होती है और अक्सर ऐसे होता है कि उनको वो छाती में दबाव की कैफियत नहीं महसूस होती, लेकिन उनको सांस के एहसास होता है, जैसे सांस चढ़ना शुरू हो गया, वो ब्रेथलेस हो रहे हैं। और कुछ मरीज़ों में ऐसे भी होता है कि जिनके दिल कमज़ोर होते हैं और वो दवाई बेशक खा रहे होते हैं या उन्होंने कोई चीज़ ऐसी खाई जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा थी और अचानक उनको सांस चढ़नी शुरू हो जाती है और रात का टाइम है और वो कहते हैं जी ठीक है अभी रात है, सुबह थोड़ा सांस हमें चढ़ रहा है, सीधा नहीं लेटा जा रहा, लेकिन स्टिल चलो रात गुजारते हैं और सुबह और फिर देखते हैं कि सुबह वो कैफियत होती है कि दूसरे लोग उठा के अस्पताल लेके आते हैं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगला सांस पकड़ा जा रहा हो। और ऐसे मरीज़ फिर बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और आर्जी सांस देना वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ती है या कई दफ़ा लोगों की जान भी चली जाती है। ये क्या कैफियत है सर, और ये इसका क्या फौरी फर्स्ट एड क्या है और किस वक्त इनको अस्पताल रिपोर्ट करना जी चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक वो कई दफ़ा शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको सीने में दर्द नहीं होता और उनकी जो हार्ट अटैक की अलामात मुख्तलिफ कई दफ़ा होती हैं कि सांस फूल गया, दिल की धड़कन तेज़ होगी, पसीने आ गए, जिस्म में कमज़ोरी हो गई, कहीं बेहोश हो गए। ये सारे वो अलामात हैं जो कि शुगर के मरीज़ों में हो सकती है। और कई दफ़ा उसमें बंदा कहता है जी कि ये तो मुझे तो सीने में दर्द नहीं हुआ था, सिर्फ हल्की सी सांस फूली थी, ये मसला हुआ होगा। होता ही है कि वो उस वक्त आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है और वो हार्ट अटैक फिर जब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो हार्ट फेलियर में बदल जाता है क्योंकि हार्ट पंप सही तरीके से नहीं कर रहा होता और पानी सारा लंग्स में इकट्ठा हो जाता है और आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है क्योंकि नेक्स्ट ये होता है कि अगर आपने इस पर तवज्जो ना दी तो फिर हो सकता है कि आगे जाके आपका सांस बंद हो जाए या दिल बंद हो जाए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपको दर्द हो या सांस फूले और आप आराम से लेट ना सके, उठ के बैठना पड़ता हो, ये हार्ट फेलियर की निशानी है। आपको फ़ौरन अस्पताल पहुंचना चाहिए। ये ट्रीटेबल है, इसमें से बहुत सारे लोग वापस आते हैं, इलाज हो जाता है, फेफड़े पानी से खाली हो जाते हैं तो आपकी सांस भी बेहतर हो जाती है और अगर कोई हार्ट अटैक हो रहा तो वो डायग्नोज हो जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी कि आप जब ये नॉर्मली होता है, ये आप वाली बात ठीक है कि रात को किसी को हुआ तो उसने डिले करता गया कि अभी तो नींद है, सारे सो रहे होंगे, अस्पताल जाऊंगा, किसको जगाऊं किसको ना जगाऊं और जाऊं या ना जाऊं, तो लेट होने से आपकी बीमारी बढ़ती चली जाती है और मामला और सीरियस होता चला जाता है। और वो एक टाइम आता है कि उस आप स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे बंदे की जान जाने का ख़तरा होता है, सांस बंद हो सकता है, दिल बंद हो सकता है, अस्पताल जाने से पहले या रास्ते में बंद हो जाता है। तो वो वाली नौबत कभी नहीं आनी चाहिए, उससे पहले पहले एक्ट करना चाहिए, उससे पहले पहले अस्पताल में जाना चाहिए क्योंकि ये बीमारी आपको चंद मिनट्स देती है, मे भी 2, 3 और 4, 5 मिनट। अगर आपने उसको ट्रीटमेंट या सही उसकी तवज्जो ना दी तो हो सकता है कि आपका दिल बंद हो जाए और सांस बंद हो जाए और आपकी जान चली जाए। इसलिए टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है दिल के हार्ट अटैक में या दिल की बीमारी में, कि आपका टाइम किसी जगह पे ज़ाया ना हो। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच सकते हैं अस्पताल पहुंचे। और अगर ये लोग जिनकी सांस फूली हुई होती है उनका जो है हमेशा जब लेके जाएं तो कोशिश ये करें कि सर उनका थोड़ा सा ऊंचा हो ताकि वो लेटने में और भी सांस फूल जाती है। जब वहाँ पे जाएं अस्पताल में तो उनकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाए और जो लंग में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं पानी निकालने के लिए वो शुरू हो जाए तो उनकी जान बच सकती है इससे। सर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ, नाज़रीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा, हमारे साथ हैं जनरल नज़र कियानी। हम डिस्कस कर रहे हैं आज का प्रोग्राम में एमरजेंसीज़, दिल के मरीज़ों को कौन सी एमरजेंसीज़ पेश आ सकती हैं और उनके क्या सिम्टम्स हैं और बेस्ट उनका हल क्या है। नाज़रीन ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है और ये एमरजेंसीज़ के ऊपर ही सिर्फ किया जा रहा है ताकि आप लोगों में आगाही फैलाई जा सके कि ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उन्हें फ़र्स्ट एड क्या पहुंचानी है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। दिल के मिनटों के अंदर किसी की जान जा सकती है अगर फ़र्स्ट एड प्रॉपर प्रोवाइड ना की जाए, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और तो इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्स्ट स्टेप्स बिल्कुल ठीक उठाए जाएं जब तक मरीज़ हस्पताल पहुंचता है या एम्बुलेंस आती है ताकि मरीज़ की जान बचाई जा सके। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। सर एक और सिनेरियो पेश करना चाहूँगा कि
ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर। ब्लड प्रेशर बहुत सारे मरीज़ों को है और अक्सर लोग जो हैं उसकी दवाई लेते भी हैं, और बहुत से लोग उसमें इतने अच्छे नहीं होते या इतने डिसिप्लिन नहीं होते कि बाकायदगी से वक्त वक्त पे दवाई ले रहे हों। और जो लोग ज़्यादातर दवाई नहीं लेते उनके साथ ये इमरजेंसी ज़्यादा होती है, जो दवाई खाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन दोनों सूरत में ये हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और ब्लड प्रेशर हाई जब होता है तो इसकी बहुत वास्ट इसके सिम्टम्स हैं और मुख्तलिफ कैफियत हैं जिनका लोग शिकार होते हैं जब बीपी हाई हो जाता है। सो आमतौर पे मरीज़ों को पता चल जाता है सर बीपी हाई हो रहा है। सर वो क्या कैफियत है कि जिससे पता चलता है कि जी बीपी हाई हो गया है, और उस सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, आमतौर पे बीपी की एक रेंज है, उस रेंज से नीचे भी नहीं होना चाहिए और उस रेंज से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। यानी ऊपर वाली लिमिट है 140/90 और नीचे वाली है 90/60। इसके दरमियान में जिधर मर्जी ये चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल है। आइडियली जो ब्लड प्रेशर है जो ऊपर की तरफ होना है वो 120/80 और 130/80 होना चाहिए, लेकिन 140/90 कट ऑफ लाइन है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर लोअर साइड, लोअर मीन के 100 से नीचे 90/60 जो कि नॉर्मल है, इतना होता है। स्पेशली ख्वातीन का ऐसे होता है, तो वो कहते हैं ये लो है, ये लो नहीं है, ये नॉर्मल है। अब आपका ब्लड प्रेशर जो हो रहा है 140/90 से ऊपर हो तो फिर उसको हम कहते हैं जी कि आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है। बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की कोई अलामात नहीं होती, इसे हम खामोश कातिल कहते हैं कि ये खामोशी से बढ़ता चला जाता है और उस वक्त पता चलता है जब आपकी नज़र चली जाए, आंख की रग फट जाए या फिर दिमाग में रग फट जाए और आपको फालिज हो जाए, इस तरह हार्ट फेल हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए या आपके गुर्दे फेल हो जाए, फिर पता चले जी कि ये तो ब्लड प्रेशर था जो पता ही नहीं चला और ये हो गया। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है या खून आ जाता है आंखों में, वो उनकी वजह हो सकती है कि जब चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा सबको यही मशवरा है कि जब भी अपने डॉक्टर के पास जाए, जीपी के पास जाए, चाहे आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेट खराब, उल्टी है, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जो आपको पता नहीं चल रहा, और डॉक्टर साहब से चेक करवा के लिखवा लेना अपने नुस्खे पे कि आज के दिन इतना ब्लड प्रेशर था, क्योंकि वो फिर बाद में अगर आपका कम या ज़्यादा तो आपको रेफरेंस होता है कि उस वक्त तो मेरा ये ब्लड प्रेशर ये था। और अगर आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर है, ख़ानदान का मतलब ये आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों के, आपके ददियाल में, ननियाल में, उनमें किसी को ब्लड प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी ब्लड प्रेशर होगा। और आप शुरू से ही उस घर में एहतियात शुरू कर दें कि नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करें, ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाते रहें, वज़न को ना बढ़ने दें, रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलें और सब्जियों और फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत सारी ऐसे होता है कि जो बॉर्डरलाइन केस होता है ब्लड प्रेशर का, यानी अगर किसी का 140/90 और 150 हो गया, नीचे वाला 95 हो गया या 100 हो गया, तो कई दफ़ा आप अपनी खुराक ठीक करने से, वज़न कम करने से, एक्सरसाइज करने से वो नॉर्मल हो जाता है और आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब ये नीचे ना आ रहा हो तो फिर आपको डेफिनेटली दवाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि 24 घंटे अगर ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा है तो मुस्तकिल तौर पे आपको जो है नुकसान पहुँचा रहा होता है। नुकसान कैसे पहुँचा रहा होता है कि आपकी दिमाग की नालियाँ जो है उनको डैमेज कर रहा होता है, आँख की नालियों को डैमेज कर रहा होता है, दिल को डैमेज कर रहा होता है, गुर्दों को डैमेज कर रहा होता है और आपको पता नहीं चल रहा होता। और कई दफ़ा वो डैमेज होता है वो परमानेंट, मुस्तकिल होता है। हम जब ठीक भी करते हैं ब्लड प्रेशर तो वापस नहीं आता बल्कि और बढ़ता चला जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर जो है ये पूरी उम्र का मसला है, ये चंद महीनों या सालों का मसला नहीं है। और ब्लड प्रेशर जो है उस वक्त ये ठीक नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। और ये कंट्रोल किस वक्त होता है? जब आप दवाई लेते हैं। अगर दवाई नहीं लेते तो फिर नहीं कंट्रोल होता, दवाई छोड़ोगे फिर ऊपर चला जाएगा और आपको डैमेज करेगा। इसलिए जब आपको ब्लड प्रेशर हो जाए और आपको दवाई शुरू हो जाए और वो दवाई जो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, फिर उस दवाई को आपने सारी उम्र जारी रखना होता है। डॉक्टर साहब जो है गाय बगाए जो फॉलोअप में ओपीडी में उसको चेक करके अगर डोज ऊपर नीचे करनी है वो करते रहेंगे। और चंद इसके टेस्ट होते हैं जो करवाने शुरू में बड़े ज़रूरी होते हैं कि जब आपको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया, देखना ये है कि इसने अभी तक कोई डैमेज तो नहीं किया। ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, देन एकोकार्डियोग्राम है, फिर ब्लड टेस्ट हैं, ये सारे के सारे आपने लिपिड प्रोफाइल, सीपी, शुगर, किडनी के टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड वगैरह, ये सारे के सारे करने हैं। और कई दफ़ा फिर अगर आपको शक हो गया गुर्दों की वजह से हो सकता है, आपको अल्ट्रासाउंड जो है पेट का वो करवाना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि गुर्दों पे भी ऐसा देखना जी कोई ऐसा मसला तो नहीं हो। कई दफ़ा गुर्दों की कोई खून की नाली होती है वो बंद होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, उसका अल्ट्रासाउंड कई दफ़ा करवाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वो वजह तो नहीं है।
95% जो लोग हैं उनकी कोई वजह नहीं होती हाई ब्लड प्रेशर में, सिर्फ 5% की वजह होती है, चंद गिनी चुनी बीमारियां जिसकी वजह से होती है। अगर वो पता चल जाए तो कई दफ़ा वो जब ट्रीट हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। लेकिन 95% जो है उनका एसेंशियल जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उस ब्लड प्रेशर उनका सारी उम्र रहता है और उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है और एहतियात जो है वो सारी उम्र करनी पड़ती है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और वो ख़ानदान जिन ख़ानदानों में ब्लड प्रेशर है उनको अपने शुरू से ही पहले दिन से ही नमक पे ध्यान करना है, ज़्यादा नमक नहीं खाना, यानी तरकारी में हांडी में डल गया तो ठीक है, आटे चाय में टेबल साल्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने वज़न को ना बढ़ने दें, वॉक आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करें, नींद अपनी 6 से 8 घंटे जो है ज़रूर पूरी करें और गाय बगाए अपने जो है वो टेस्ट करवाते रहें। हाँ, जो एमरजेंसीज होती हैं ब्लड प्रेशर, कई दफ़ा होता है कि आपका एमरजेंसी उस वक्त पता चलता है जब आपको एक झटका लगता है, कोई हल्का सा फालिज का अटैक होता है या थोड़ी सी ज़ुबान बंद हो जाती है, नज़र गायब होती है थोड़ी देर के लिए, बाजू या टांग में थोड़ी देर के लिए कमज़ोरी महसूस होती है, तो वो एक वार्निंग है कि ये एक बहुत बड़ा फालिज का अटैक आ रहा है। उसको उसी वक्त अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो आपको चीज़ें जो हैं फालिज जो है वो नहीं होने पाता और फिर आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है और उसके जो नुकसान वाले जो असरात हैं वो भी आप कंट्रोल कर लें। एक आखिरी इमरजेंसी जो मैं फालिज जो कि बड़ी ज़रूरी है कि लोगों को उसकी भी आगाही दी जाए, और आपने इस प्रोग्राम को पाकिस्तान में एक तरह से लॉन्च किया था 3 सरकारी अस्पतालों में, पिंडी, इस्लामाबाद में, पेशावर में और कराची में सरकारी अस्पताल में इसका एंजियोग्राफी के ज़रिए इलाज शुरू हो गया है। और इसमें बड़ा, लेकिन विंडो बड़ी छोटी है, बहुत कम टाइम के अंदर अंदर अगर मरीज़ 6 घंटे के अंदर आए तो फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है। इस बारे में सर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि ऐसे मरीज़ों को जिनको फालिज की शिकायत हो तो 1-1 मिनट कीमती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बड़ा आम सवाल है कि हमारे यहाँ जब फालिज हो जाता है तो बंदा टोटली अपाज हो जाता है। फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, हमारे सिस्टम जो है वो थोड़े से वीक है और फिर फैमिली पे बड़ा बर्डन है, सोशल सर्विसेज हमारी नहीं है कि फैमिली ने ही सारा संभालना होता है, उस बंदे को भी संभालना है। जब वो बेड पे पड़ जाता है उसे बाथरूम भी लेके जाना है, खाना भी खिलाना है, कपड़े भी बदलवाने हैं, फिर फिजियोथेरेपी भी सीख के फिर खुद ही करवानी है और कई दफ़ा वो नहीं ठीक होता, कई दफ़ा ठीक होते हैं। लेकिन जो बेस्ट तरीका ये है कि जो आपने कहा कि जो एक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हुआ जो कि RIC ने पहली दफ़ा सिलसिला शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 और अस्पतालों में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस है। आप उस फालिज से बच जाते हैं कि 6 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए, आपके सर्टन टेस्ट हो के आप देखा जाए कि जी क्या चीज़ है, क्या ब्लीडिंग की वजह से तो नहीं है, अगर ब्लीडिंग है तो फिर उसका डिफरेंट इलाज है। लेकिन अगर इस्कीमिया है और क्लॉट की वजह से है, जो कि एक क्लॉट दिमाग की नाली में चला गया, उस नाली को बंद करके उसने फालिज कर दिया है, तो वो अगर विदिन 6 आवर्स वो अगर क्लॉट वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, रिट्रीव कर लिया जाता है, स्टेंट के ज़रिए निकाल लिया जाता है, तो आनन फानन मोजे के तौर पे जो है ऐसे लगता है कि स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, कि आपको जो फालिज हुआ था वो चंद मिनटों में वो ठीक होना शुरू हो जाता है और आपके बाजू भी काम करने, आपकी ज़ुबान भी काम करनी शुरू हो जाती है और उस जो है डिसेबिलिटी या अपाज जो आप हो सकते थे उससे आप बच सकते हैं। तो इसलिए ये जो फैसिलिटी जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे फ़ौरन कोशिश करें कि 6 घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो टेस्ट करवाने वाले, और ये आपको बताऊँ कि इसके एक एंजियोप्लास्टी जो फालिज वाली एक्यूट स्ट्रोक इंटरवेंशन में के 7 से 8 लाख रुपया लगता है, और लेकिन इन अस्पतालों में ये टोटली फ्री होता है और पेशेंट का कोई पैसा नहीं लगता। इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए और जब आपको या आपके जानने वालों को, दोस्तों आपको या इर्द गिर्द के लोग हैं, जब उन्हें इस तरह की कोई चीज़ हो तो ये फैसिलिटीज़ आपको पता हो कि NICU में अवेलेबल है, इस्लामाबाद में अवेलेबल है और RIC रावलपिंडी में भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप फ़ौरन पहुँचें ताकि आपका ये इलाज शुरू हो जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके आज के प्रोग्राम में आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए दी। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।